यूपीएससी परीक्षा 2016 के एथिक्स के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की हम विवेचना कर रहे हैं और प्रश्नों के माध्यम से उस टॉपिक से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। GSHindi.com के माध्यम से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हमने इसमें प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 ए की विवेचना भी की, उसकी विषय वस्तु भी देखी और जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर भी उसमें हमने डिस्कस किया हैगा। आज प्रश्न 3B की विवेचना में हम जो टॉपिक उठा रहे हैं या जो विषय वस्तु हम उठा रहे हैं वो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो 10वीं रिपोर्ट है उसका जो 16वां अध्याय है 16th चैप्टर, उसमें सिविल सेवा संहिता दी गई है और ये प्रश्न जो है इस सिविल सेवा संहिता से संबंधित है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि 10वीं रिपोर्ट के 16th चैप्टर सिविल सेवा संहिता के बारे में जो भी अधिकतम जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाऊं इस प्रश्न के माध्यम से। इस प्रश्न का उत्तर तो उसमें निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन भविष्य में अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है तो आपके पास में इतनी जानकारी हो कि आप इस मटेरियल को उस प्रश्न का जवाब बनाने में इसका उपयोग कर सकें। और इस डिस्कशन में को मैंने 2 भागों में बांटा है, क्योंकि विषय वस्तु में पूरी ले रहा हूँ, 16 चैप्टर को पूरा कवर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में कुछ पार्ट जो भूमिका वाला पार्ट है वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में प्रश्न का आंसर जो है उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं कि प्रश्न क्या था। प्रश्न जो दिया गया है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिशकृत या अनुशंसित लोक सेवा संहिता की विवेचना कीजिए। अब ये प्रश्न सीधा प्रश्न है और इस प्रश्न में जो हमें लिखना है वो लोक सेवा संहिता की विवेचना। लोक सेवा संहिता पूरी नहीं लिखना है, लोक सेवा संहिता की विवेचना लिखनी है। लेकिन चूंकि लोक सेवा संहिता में क्या क्या समावेशित है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और जो कुछ भी अनुशंसाएं की गई हैं उन अनुशंसाओं को यहाँ पे संक्षेप में लिख करके, जितने कम से कम शब्दों में हम लिख सकें उतने कम से कम शब्दों में लिख करके बताना ये है कि ये अनुशंसाएं क्यों की गई हैं, उसका उद्देश्य क्या है और इन अनुशंसाओं को यदि लोक सेवा में लगाया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा, उनको कार्यान्वित कैसे किया जाएगा और लोक सेवा की गुणवत्ता में या लोक सेवा में जो काम किए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता में क्या सुधार होगा, लोक सेवा में जो तंत्र है, जो लोग हैं उनमें क्या सुधार आएगा। तो इस प्रकार की बातें हमको इसमें देखनी है और ये सब करने के पीछे आखिर में उद्देश्य क्या था कि ये सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और इन सुधारों को करना इतना आवश्यक क्यों हो गया है आज के संदर्भ में भी और वैसे भी, कि ये सुधार आवश्यक क्यों है। अब जब हम प्रश्न को देखते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया लोक सेवा संहिता की विवेचना कीजिए और इस विवेचना में हम देखेंगे कि पहले तो सामान्य जानकारी, चूँकि विषय उठा रहे हैं हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित अनुशंसाएं, तो मैं उसमें जहाँ तक बनते कोशिश जितना अधिक से अधिक इस विषय को मैं आपके सामने रख पाऊँगा उतनी कोशिश करूँगा। इस प्रश्न का जवाब भी उसमें होगा, विवेचना भी होगी उसमें, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है, क्यों है, कैसे है, ये क्यों बनाया
इसका उद्देश्य क्या था, इन्होंने जो अनुशंसाएं की हैं वो क्या हैं, उन अनुशंसाओं में मतलब जो बातें शामिल की गई हैं उनको यदि शामिल करते हैं लोक सेवा में तो उसके क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, और अंततः ये सुधार आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से लोक सेवा में गुणवत्ता में कितना सुधार आएगा। तो ये सारी बातों की चर्चा मैं करूँगा ताकि जो ये विषय हमने उठाया है ये इस प्रश्न के माध्यम से इस विषय की आपको पूरी जानकारी, जो अधिकतम जानकारी मैं दे सकता हूँ उसको देने का मैं प्रयत्न करूँगा। अब प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये एक जानकारी है, संक्षिप्त सी जानकारी कि आखिरकार ये आयोग क्या है और ये आयोग कैसे बने, कब कब बने और कब कब प्रशासनिक सेवा में सुधार की कोशिशें हुई, ये उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके लिए कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति जो लोक प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव दे। तो जब भी किसी संस्था में या किसी संगठन में सुधार की आवश्यकता होती है तो कोई एक व्यक्ति वहाँ पे अपनी मर्जी का कोई सुधार नहीं करता हैगा, और चूँकि हमारा देश प्रजातांत्रिक है, यहाँ पर सर्वसम्मति से सारे काम होते हैं, तो इसलिए सरकार एक समिति का गठन करती है और उस समिति में विशेषज्ञों की एक पूरी टीम होती है कि जो प्रशासन में बहुत लंबे समय से रहे हैं या जिन्होंने अलग अलग तरह के प्रशासन जो हैं वो देखे हैं या अलग अलग तरह की संस्थाओं में जिन्होंने काम किया है, तो वहाँ की जो प्रणाली होती है, वहाँ पे जो काम करने के तौर तरीके होते हैं वो उनको पता होते हैंगे। तो जब ये समिति बनती है तो वो समिति जो पिछली व्यवस्था चल रही है या जो सिस्टम में पिछले नियम कायदे कानून प्रोसीजर्स और मापदंड लेकर के सिस्टम काम कर रहा है, पहले तो वो उसका अध्ययन करते हैं। उसका अध्ययन करने के बाद में और फिर वो चिंतन मनन करते हैं और सोचते हैं कि अब इसमें सुधार क्या क्या किया जाए। तो भारत में 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, तब तक अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ तंत्र था जो लोक सेवा के काम करता था या जो प्रशासन में चलाते थे, चलवाते थे। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद से लेकर के 5 जनवरी 1966 तक वही तंत्र, वही लोग और वही ढर्रा देश में चलता रहा और हम उसी तरह से शासित होते रहे। लेकिन 5 जनवरी 1966 को प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ और उस आयोग ने फिर कुछ अनुशंसाएं दी होंगी कि भाई हम आज़ाद हो गए हैं तो इसमें कुछ सुधार किया जाए और इस प्रणाली को देश के अनुरूप बनाया जाए। अब उसके बाद में लेकिन 66 से लेकर के 2005 तक इस तंत्र में, इस व्यवस्था में या कार्यपालिका की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का गुणात्मक सुधार या किसी प्रकार के सुधार की कोई कोशिश नहीं हुई। और विशेषकर जब 80 के दशक के बाद ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण का युग चालू हुआ और 1992 के बाद जब वैश्वीकरण की नीतियों ने गति पकड़ना शुरू की तो तब तक भी हमारे यहाँ कोई प्रशासनिक सुधार नहीं हुए थे। और उसका जो रिजल्ट निकला, उसका जो परिणाम निकल के आया वो ये आया कि एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की नीतियों को लागू करने का दबाव होता था अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरी तरफ जब उन नीतियों को सरकार अपने नियम कायदे कानून बना करके और लागू करना चाहती थी तो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त या गतिमान नहीं थी कि वो उनको बराबर लागू कर पाते थे। और उसका परिणाम जो निकला वो ये निकला कि 90 से लेकर के 2004 तक का जो पीरियड है, 1992 से 2010 तक का या 2014 तक का कहें हम एक प्रकार से, क्योंकि तब तक की सरकार नीतियां बनाती थी, योजनाएं बनाती थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन कभी होता था, कभी नहीं होता था, कभी आधा हुआ, कभी अधूरा हुआ और अपेक्षित परिणाम सरकार को इस उदारीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में उन नीतियों के वैसे परिणाम नहीं मिल रहे थे। और इसलिए फिर सरकार ने मन बनाया कि अब चूंकि समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, देश की ज़रूरतें बदल रही हैं, समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं, तो कार्यप्रणाली में भी गुणात्मक सुधार उस हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि इस दौर में हमने अपनी अर्थव्यवस्था खुली है,
हमारी अर्थव्यवस्था खुली है, विश्व के साथ में हमें प्रतिस्पर्धा भी करना पड़ रहा है और दुनिया में सम्मान से हम जी सकें, इसलिए दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और अगर हमने उन्नति नहीं की, प्रगति नहीं की, तो फिर हम पिछड़ते जाएंगे। तो इन सब बातों का कंसिडरेशन लेते हुए 31 अगस्त 2005 को ये दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। वीरप्पन मोइली को उसका अध्यक्ष बनाया और उनकी अध्यक्षता में आयोग के सदस्यों का चयन हुआ, और फिर उन सदस्यों ने पहले अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, फिर जहाँ जहाँ ये रिफॉर्म हो गए थे, जहाँ जहाँ ये सुधार हो गए थे प्रशासनिक व्यवस्था में, उन देशों के उन सुधारों का अध्ययन किया। तो जो हमारी जो ये प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यूके के में जो सुधार हुए थे उनका उल्लेख किया है, उसका अध्ययन आयोग ने किया। न्यूजीलैंड में जो रिफॉर्म हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उनका अध्ययन उन्होंने किया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने जो रिफॉर्म अपने यहाँ लेकर के आए वो प्रशासनिक व्यवस्था में, उसका भी अध्ययन उन लोगों ने किया। और उसको करने के बाद में, और हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी उस परिप्रेक्ष्य में, और हमारे यहाँ जो स्थिति है, क्योंकि भारत की स्थिति यूके, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं है, हमारी स्थिति अलग है। तो हमारे यहाँ व्यवस्था में जो गुणात्मक सुधार होंगे वो कुछ और होंगे, वो वैसे नहीं होंगे जो इन देशों में। लेकिन चूंकि आधार लेने के लिए और एक मापदंड कि हमें किस स्तर तक अपनी लोक सेवा को उठाना हैगा, उन्होंने उसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में फिर ये जो संहिता बनी, उस संहिता को उन्होंने उसका प्रारूप बनाया। अब देखते हैं कि सुधार की आवश्यकता। तो प्रशासन में परिवर्तन या तो स्वतः हो सकता है और या कृत्रिम रूप से लाया जाता है, और कृत्रिम रूप से लाया गया परिवर्तन प्रशासनिक सुधार कहलाता है। अब जब कोई संस्था या कोई संगठन या कोई प्रणाली काम करती है, बहुत लंबे समय तक काम करती है, संगठन भी बड़ा होता है, तो या तो उस संगठन के लोग समयानुकूल अपने आप को बदलते रहें, या उस संगठन को चलवाने वाले लोग उस तरह की अनुशंसाएं खुद करें, खुद करके अपने भीतर खुद लेकर के आए परिवर्तन, तो वो स्वतः परिवर्तित होते रहते हैं समय के साथ से, और वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और एक लंबे समय तक व्यवस्था खड़ी रहती है एक ही ढर्रे में, एक ही प्रारूप में और एक ही प्रकार के नियम कायदे कानूनों में अगर वो चलती रहती है, तो वो एक समय के साथ में परिणाम देना बंद कर देती है, या उसके आधे अधूरे परिणाम निकलने लगते हैंगे। स्टेगनेशन जिसको बोलते हैं, वो स्टेगनेशन जब आ जाता हैगा, तो ऐसे समय में फिर उसमें सुधार के लिए अलग तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैंगी। उसका पहले प्रारूप बनाया जाएगा, प्रारूप बनाने के बाद में उसका अनुमोदन होता है, अनुमोदन होने के बाद में फिर उसके हिसाब से उस संगठन में एक आमूल-चूल परिवर्तन जिसको बोलते हैं, वो परिवर्तन लाया जाता हैगा। और ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है या ये जो उपक्रम किए जाते हैंगे, तो उनको हम प्रशासनिक सुधार की श्रेणी में रखते हैंगे। अब सुधार की आवश्यकता हुई क्यों? तो पहली बात तो ये कि इस विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई कितना भी अच्छा हो, कोई व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, उसमें हमेशा सुधार की या गुणवत्ता बढ़ाने की जो है वो बनी रहती हैगी। दूसरी बात ये कि संगठन का रूढ़िवादी हो जाना, ये बहुत लंबे समय तक अगर एक ही ढर्रे में जब कोई संगठन चलता है या कोई संस्था चलती है, तो उसमें फॉलो होने वाले नियम कायदे कानून जो वो फॉलो करते हैंगे, उनको धीरे धीरे करके वो उसमें से कुछ उपयुक्त, कुछ अनुकूल तरह के नियम कायदे कानूनों को अपने साथ लगा लेते हैंगे, और बस उन्हीं में वो काम करते रहते हैं, ना उसके आगे जाना है ना उसके पीछे जाना है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो 2, 4, 5 कानूनों के तहत जो है वो पूरा संगठन काम करता हैगा, और वो उसको बना लेते हैं कि बस अब ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, और इसके आगे ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ होने वाला हैगा। तो ये जो स्थिति होती है कि एक प्रकार से उनको पकड़ के जकड़ के बैठ जाना नियम कायदे कानूनों के साथ में, और अपनी गति को खो देना, ये जो है संगठन का रूढ़िवादी हो जाना हो जाता है। दूसरी बात, जब ऐसा कोई संगठन रूढ़िवादी अगर हो जाता है और उसके सामने आप परिवर्तन की बात करो, तो फिर उनको इरिटेशन होता हैगा,
और वो परिवर्तन को जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं हैं, क्योंकि हर संगठन में काम करने वाले लोग एक समय के साथ में जब वो एक ही ढर्रे में काम करते हैं तो अपनी एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि वो उस कंफर्ट जोन को का टूटना या उस कंफर्ट जोन से निकल के बाहर वो काम करने का उनका जो फिर मन नहीं करता है या उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है वैसी। तो परिवर्तनों की ओर से आंखें फेर लेना, अभिनव प्रयोग और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। और जब ये संगठन ऐसा बन जाता है और यदि उनसे कोई कहो कि भाई ये एक नई चीज़ है, ये एक नया प्रयोग है, इसको करना है, तो वो तो बोलेंगे साहब ये तो आज तक होता नहीं था, अभी कभी तो किया नहीं है, अब हम कैसे कर लेंगे। अब जैसे बदलते स्वरूप में हम देखें कि समय बदला, समय के साथ में टेक्नोलॉजी आई, अब टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में दखल दे रही हैगी। और अगर प्रशासनिक तंत्र में काम करने वाले लोगों को उन तकनीकों का उपयोग करना नहीं आएगा तो फिर वो जो काम कर रहे हैंगे उसमें गति भी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो निष्पादन की क्षमता वहाँ पे जा कर के आपकी ख़त्म होती हैगी। तो इस तरह से नए चीज़ों को सिस्टम में लाना और उन पे काम करना, उनको अडॉप्ट करना, इसके लिए एक प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस आता हैगा सिस्टम में कि अरे साहब हम तो 50 साल से यही कर रहे थे, 50 साल से ऐसे ही हो रहा था, यहाँ तो ऐसे ही होता हैगा। तो एक ये जो टेंडेंसी हो जाती है इसको तोड़ना। दूसरी बात ये कि ये जो 4 मैंने कारण बताए ये तो स्वाभाविक कारण है किसी भी संगठन के, लेकिन जब हम बदले हुए परिवेश में देखते हैंगे इस वैश्वीकरण के दौर में पूरी दुनिया तेज़ी से आर्थिक विकास कर रही हैगी। हमारे यहाँ भी भारत में शहरीकरण बढ़ रहा हैगा, रूरल बेल्ट में से लोग निकल के आ रहे हैं, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं, वहाँ अपना काम धंधा रोजगार और नौकरी तलाश रहे हैंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन आया हैगा उसकी वजह से अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, ज़रूरतें ये सारी बदली हैं लोगों की। उसके साथ में जब ये सब चल रहा हैगा तो साथ में पर्यावरण की समस्याएं भी लग गई कि एयर पोल्यूशन भी हो रहा हैगा, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा हैगा, जंगल भी कट रहे हैंगे। डेवलपमेंट के नाम पे जितने काम होते हैं, जितने प्रोजेक्ट आते हैं उसमें सब में सबसे पहली कुर्बानी पर्यावरण की होती हैगी। तो उसकी समस्या को भी देखना है कि पर्यावरण प्रतिकूल ना हो जाए। और ये ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जहाँ पे पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है तो आपको उसको भी कंसीडर करना हैगा और उसको साथ में लेकर के सिस्टम को काम करना पड़ता हैगा। और उन सब के साथ में जो हम ग्लोबल हो गए हैं, अब हमने अपनी इकोनॉमी को खोल करके ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में जोड़ रखा हैगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ने के बाद में हमारे काम करने के तौर तरीके भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों के साथ में या उन देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, इसलिए इन सुधारों की बड़ी आवश्यकता थी। और इसीलिए हमारी जो ग्रोथ होनी थी वो हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। हमने ये देखा है कि जब 2004 के पहले जो सरकार थी उस सरकार ने खींचतान के 5 साल के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने खींचतान के जीडीपी जो थी 8% के आसपास में वो लेकर के आए थे। उसके बाद में सरकार बदली और जब दूसरी सरकार आई 2004 में तो 2004 से 2014 तक वो 8% की जीडीपी ग्रोथ 4% पे आ गई थी। अब ये जो आश्चर्य हुआ कि 8% की जीडीपी ग्रोथ 10 साल में 4% पे आ गई, तो इसमें मूल कारण क्या रहा होगा? सरकार ने अपने तरफ से कोशिशें की, कुछ अपने तरफ से प्रयास किए होंगे। उन प्रयासों का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो हो सकता था कि ये 4% पे आने के बदले कहीं थोड़ी बहुत कम हुई होती या वहीं होते हम। तो ये जो स्टेग्नेशन आ जाता है या जो ठहर जाता है तंत्र, ये उसके दुष्परिणाम इस तरह से निकल के आते हैं। तो इसलिए 2005 में ये आवश्यकता महसूस हुई कि अब बिना तंत्र को चुस्त दुरुस्त किए, विश्व स्तरीय बनाए बिना जो है अब सर्वाइवल मुश्किल है। और इसलिए ये सुधारों का जो है ये की सोच बनी, सोच बनने के बाद में आयोग बना, आयोग को अनुशंसाएं देने का काम सौंपा गया। और इस तरह से ये जो आवश्यकता है ये मैंने आपको बताई है। इसमें से ये एक पूरा पैकेज है कि संगठन में परिवर्तन क्यों आवश्यक होते हैं। एक तो समयानुकूल, आप वर्तमान में जी रहे हैं तो वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से आपका तंत्र होना चाहिए। और दूसरा स्वाभाविक कि जब कोई तंत्र बहुत लंबे समय तक चलता है तो उसमें शिथिलता आती है, उसमें भारी भरकमता आ जाती है, उसकी गति खत्म हो जाती है, वो रूढ़िवादी हो जाता है। और ऐसा तंत्र जो है वो समाज की वैसी सेवा नहीं कर पाएगा जो
सरकार की अपेक्षा हो या जिनकी सेवा वो कर रहे हैं नागरिकों की अपेक्षा है, तो ये दोनों की अपेक्षाओं पे अगर तंत्र को खरा रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि समयानुकूल उसमें परिवर्तन किए जाएं। तो ये सुधार की आवश्यकता। अब इस सुधार के उद्देश्य क्या हैं, करें क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस बदलते हुए परिवेश में, जहाँ ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और देश में भी लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, लोगों की ज़रूरतें, उनके व्यवहार, ये समय के साथ में सारी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रवेश जीवन में हो रहा है, वैसे वैसे हर क्षेत्र में, समाज के में देखें, राष्ट्र में देखें या व्यक्तिगत जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो हम परिवर्तन महसूस करते हैं। तो इस आयोग का गठन जब किया गया था तो उसके सामने ये था कि 21वीं सदी के अनुकूल हमारी कार्यपालिका बने, 21वीं सदी के अनुसार हमारी लोक सेवा बने, जिसमें कि 21वीं सदी के साथ चलने के लिए वो सारे चीज़ें आ जाएं ताकि हम पूरे विश्व के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। क्योंकि इस वैश्वीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था खुली हुई है, आप वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं और अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ चलना है तो आपको फिर विश्व में सारे देशों की जो उन्नत राष्ट्र हैं उनके यहाँ पे जिन पद्धतियों का या जिन नियम कायदे कानूनों को लेकर के वहाँ पर प्रशासन काम करता हैगा, उससे मिलते जुलते या उसी की गुणवत्ता जैसे नियम कायदे कानून हमें अपने प्रशासन में ला करके अपने प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त बनाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सामंजस्यपूर्ण, भागीदारीपूर्ण, मूल्यों से युक्त, सार्वजनिक सेवा से परिपूर्ण और गतिशील बनाना। अब ये गतिशीलता लाने के लिए ही सामंजस्य बिठाना, पार्टिसिपेशन होना, भागीदारी होना और कुछ एडिशनल वैल्यूज़ होना, उसमें कुछ नैतिक मूल्य होना उसमें, ताकि सार्वजनिक सेवा में जब लोग जाएं तो तत्परता से काम हो और जो कुछ भी योजनाएं या नीतियां वहाँ लागू हो रही हैं या वो जो सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, उसके परिणाम निकल के आए और उसमें तेजी आए। कार्यपालिका की निष्पादन क्षमता को बढ़ाना, ये कि काम को अटकाना नहीं है, रोकना नहीं है, लटकाना नहीं है किसी नियम कायदे कानून के हवाले से, आज नहीं हो सकता, अब हो नहीं सकता, या ये तो हो भी आगे जा कर के होगा, या इसमें फिर कुछ ये करो, कुछ वो करो, कुछ वो करो। तो इस तरह से अगर ये निष्पादन रुकता है कामों का, समाज के कामों का, तो वो उसकी जो दक्षता है, जो क्षमता है, वो प्रभावित होती है और परिणाम नहीं निकल के आते हैं। तो ये जो निष्पादन क्षमता है कि जितने भी मामले कार्यपालिका के सामने आए उनको वो जितने जल्दी हो सके उनको पूरा करे और पूरा करके उनका निष्पादन करे। चौथी बात, कमियों और अप्रचलित, कठोर और बोझिल नियम, शिथिलता, रीतिबद्धता से सिविल सेवा को मुक्त करना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि समय के साथ में जब समय बदल जाता है लेकिन नियम कायदे कानून ना बदलें, हमारे काम करने के तौर तरीके हमारे ना बदलें, तो फिर ये प्रचलन से बाहर हो जाती हैं चीज़ें, तो वो प्रचलन में नहीं होती हैं। और जब चलन से बाहर जो चीज़ें हो जाती हैं तो वो एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती हैं और एक ऐसा ठहरा हुआ भारी भरकम बोझिल सा सिस्टम हो जाता है कि उसमें फिर गति होती नहीं हैगी। तो ये जो है कि स्टेगनेशन, जिसको हम बोलते हैं कि स्टेगनेशन से निकलना, स्टेगनेशन से निकल के और फिर से मोमेंटम को पकड़ना, गति को पकड़ना, तो ये इसके उद्देश्य हैं सुधार के, कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सुधार आयोग ने अनुशंसाएं की थी। अब लोक सेवा संहिता है क्या? लोक सेवा संहिता का मतलब होता है कि वो दस्तावेज जिसमें नियम कायदे कानून और मूल्य और सिद्धांत समाहित होते हैं, जिनसे कि आचरण नियंत्रित होता है या आचरण कैसा करना है कैसा नहीं करना है ये परिभाषित होता है। दूसरा ये कि जो लोग उस संहिता को फॉलो करते हैं, उस संहिता के तहत काम करते हैं, तो उनका चयन कैसे हो और
उनका चयन कैसे हो, साथ में वो किन किन चीज़ों को का चयन करें ताकि वो अपनी सेवा जो है समाज के प्रति सेवा जो है उसको ठीक तरह से निभा सकें। उसी तरह से जितनी भी कार्रवाइयाँ लोक सेवा में के द्वारा समाज के लिए की जाती है, तो उन कार्रवाइयों में भी कि किस तरह से करें, उन कार्रवाइयों को कैसे करें ताकि सुचारुता से काम भी हो जाए और परिणाम भी निकल के आ जाए। तो इन सब चीज़ों के कि आचरण का मार्गदर्शन, चयन का मार्गदर्शन और कार्रवाइयों का मार्गदर्शन, इसमें मदद मिलती है। तो ये लोक सेवा संहिता जो है वो सही आचरण के मूल्य एवं सिद्धांत जिनसे आचरण, चयन और कार्रवाइयों के मार्गदर्शन में मदद मिलती है, ये लोक सेवा की एक संक्षिप्त सी परिभाषा है। अब जो आयोग गठित हुआ और आयोग ने जो अनुशंसाएं की हैं तो उनको मैंने यहाँ पे संक्षेप में लिखा है और इसमें जो ऊपर की 2 अनुशंसाएं हैं। पहली अनुशंसा है कि सार्वजनिक सेवा के मूल्य एवं नैतिक संहिता को शामिल किया जाना, और दूसरी अनुशंसा जो है आचरण नियमों की मूल्यों एवं नैतिक संहिता के आधार पर पुनर्संरचना करना। ये मूल्य या ये चीज़ें लोक सेवा में पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन इनको परिभाषित आज के परिप्रेक्ष्य में हमें दोबारा से करना पड़ रहा है। और दोबारा से जब करना है तो फिर उसके लिए कुछ आधार जो बनाना है, वो आधार यहाँ बनाने की बात कही गई है कि सार्वजनिक सेवा के मूल्य एवं नैतिक संहिता को शामिल किया जाना। तो सार्वजनिक सेवा के मूल्य भी आयोग ने सुझाए हैं और नैतिक संहिता में क्या क्या चीज़ें होंगी या होनी चाहिए वो भी आयोग ने वहाँ पे सुझाव दिए हैंगे। उसी तरह से आचरण के नियमों की, तो लोक सेवक का आचरण कैसा होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका व्यवहार क्या एक्सेप्टेबल होगा क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और उसके जो मूल्य हैं कि जिन मूल्यों को लेकर के लोक सेवक समाज में जा रहा हैगा, प्रशासन में काम कर रहा हैगा, तो वो मूल्य क्या क्या होना चाहिए उनकी भी अनुशंसा की गई है। और नैतिक संहिता की नैतिकता के नाते उसे क्या क्या अडॉप्ट करना है, क्या क्या किस चीज़ को छोड़ना है और कैसे नैतिक रूप से समाज के बीच में वो जो है लोक प्रशासक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। तो इन सब चीज़ों की पुनर्संरचना करने का सुझाव आयोग ने दिया हैगा, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो आएगा उसमें करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू है। और उसके साथ में जो और अनुशंसाएं की आयोग ने, उसमें भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार की अनुशंसा। अब जब लोक सेवक का चयन होता है, उसकी भर्ती होती है, तो उसकी एक प्रोसेस है पहले से, लेकिन उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि आज के समय में आज का लोक सेवक और आज के 30 साल पहले के लोक सेवक में ज़मीन आसमान का अंतर है। 30 साल पहले जो लोक सेवक हुआ करता था, उसकी शायद जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी या उसके पास में उतनी उसकी जिस तरह से वो काम करता था, वैसा काम आज का लोक प्रशासक नहीं कर सकता। आज के लोक प्रशासक का पूरी तरह से व्यवहार भी बदला होगा, उसका चरित्र भी बदला होगा, उसके काम करने की शैली भी बदली होगी, उसकी समाज से इंटरेक्ट करने के तौर तरीके भी बदले हुए होंगे। तो इसलिए जो चयन की प्रक्रिया है कि उसमें भी सुधार लाना जरूरी है। और उसी तरह से जब चयन होने के बाद में जो प्रशिक्षण लोक सेवकों को दिया जाता है समाज में जाने के पहले या अपना पदभार संभालने के पहले, उसका जो प्रशिक्षण होता है, तो उस प्रशिक्षण में अब ऐसी कौन सी चीज़ें हम लेकर के आएँ कि आज का लोक सेवक जो है विश्व स्तर पे अपनी पहचान भी बनाए और विश्व स्तर की सेवाएं जो है अपने राष्ट्र में, अपने समाज को दे सके। दूसरी बात, एक बार जब चयन हो जाता है, प्रशिक्षण हो जाता है, तो उनकी जब तैनाती होती है, जो पोस्टिंग होती है या कहाँ कहाँ किसकी को पदस्थ किया जाएगा, इसका जब निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे निर्णयों में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता की अनुशंसा कि एक तो ये बिना किसी पक्षपात भेदभाव के योग्यता और कर्मठता या दक्षता के आधार पर उनको तैनात किया जाए, और जब तैनाती के बाद भी उनमें आपस में लोक सेवकों में भी एक प्रतियोगिता का, प्रतिस्पर्धा का एक वातावरण बने और वो
उसके साथ जब समाज में काम करेंगे तो गतिशीलता आना स्वाभाविक होता है। अनुशासन हेतु उपयुक्तता रोधी अनुशंसा, ऐसी तरह से कि लोक सेवक जो है अनुशासनहीनता ना करे और पूरे अपने कैरियर में या अपने सेवा अवधि में उसको उन्नति के लिए या उसको आगे बढ़ने के लिए एक उपयुक्तता रोध की अनुशंसा आयोग ने की है, जिसे इफ़िशियंसी बार कहते हैं कि 20 साल की सेवा होने के बाद में परफॉर्मेंस को इवाल्यूएट किया जाता है। इवाल्यूएट करने के बाद में फिर उसके मेरिट्स देखे जाते हैं। मेरिट्स देखे जाने के बाद में फिर जो उनका बैच होता है उस बैच में उसकी ग्रेडेशन फिक्स होता है कि ये कहाँ है, और उस ग्रेडेशन के हिसाब से फिर उसकी जो है उसकी आगे की जो उन्नति है सभी प्रकार की, वो उसको जो है उसकी अनुशंसा जो है आयोग ने की है कि वो कैसे कैसे होगी। सिविल सेवक के लिए आचरण संहिता बनाने की अनुशंसा। अब सिविल सेवक का सार्वजनिक जीवन में कैसा आचरण होगा, व्यक्तिगत जीवन में कैसा आचरण होगा, ये दोनों ही आचरण वहाँ पर वो पूरी तरह से डिफाइन किए जाते हैं कि आप जब समाज में जाएंगे तो सेवा भाव से जाएंगे, विनम्रता आपके साथ होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा आपके साथ में होनी चाहिए, ड्यूटी के प्रति सच्ची लगन होना चाहिए, और आप समाज में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो लोक सेवक की प्रतिष्ठा या लोक सेवक की जो गरिमा है, उसके पद की गरिमा है, उसके विपरीत हो। तो ऐसी बातें उसमें इनकॉर्पोरेट करके जो है अनुशासन को बढ़ाना, कि सिविल सेवा में अनुशासन का स्तर ऊंचा हो, इस उद्देश्य से इसके आचरण संहिता बनाने की अनुशंसा आयोग ने की है। नए सुधारों को संवैधानिक अधिकार देने की अनुशंसा। और इतना सब करने के बाद में आयोग ने ये कहा कि ये सारे काम करने के बाद में इसको जो है संवैधान से जो है स्वीकृति दिला करके और उसको जो है संवैधानिक आधार दे करके इसको जो है लागू किया जाएगा। तो ये लगभग एक भूमिका थी लोक सेवा संहिता के बारे में, और अगले वीडियो में इसे कंटिन्यू करके फिर जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का जवाब भी उसमें होगा, और अनुशंसा के निष्कर्ष तक की विवेचना मैं अगले वीडियो में आपके पास में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, और ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।